जय हिंद स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हमारे एम्फेटिक नाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारा रिफ्लेक्सिव का और एम्फेटिक का। जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई होप आपने क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्कस करने की, तो चलिए मिलके करते हैं। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़ने वाले हैं। मेनली हमें फोकस करना है इस चीज़ पे। ये एक जो चीज़ है जिसमें जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसको हमें थोड़ा सा ढंग से देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो इसी पे हमारा फोकस रहेगा, पर पहले समझते तो हैं आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से हमारा मतलब क्या रहता है, क्या बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के केस में। क्योंकि देखो इतनी सारी प्रोनाउंस हमने अभी तक पढ़ ली, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ ली, रिफ्लेक्सिव पढ़ ली, एम्फेटिक पढ़ ली। ओके, सो सब में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? कि सबके सब प्रोनाउन है ना। और प्रोनाउन का काम क्या रहता है? नाउन को रिप्लेस करना, नाउन को सब्स्टिट्यूट करना। तो ये सब काम वो करेंगे अपना, क्योंकि सबके सब क्या है? प्रोनाउन है। ये एक कॉमन बात है हमारी सारी प्रोनाउंस में, ठीक है। लेकिन अब एक कोई और बात होगी जो उनको अलग बनाती है। तो अगर हम बात करते हैं किसके? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या रहता है कि जब हमें बताना हो कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है, हमें सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कब करते हैं? जब हमें पजेशन बताना हो, है ना। हमें प्रोनाउन तो रखना हो, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम तो करना हो, लेकिन हमें पजेशन भी बनाना हो, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन भी हमने इस तरीके से देखा। ऐसी बात आ जाती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो हम देखते हैं कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम क्या बताना चाहते हैं, क्या बात हम करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये नाउन की जगह पे तो आएगा, क्योंकि यही प्रोनाउन का काम होता है कि नाउन को सब्स्टिट्यूट करना। पर डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या एक अलग बात हो जाती है, क्या एक अलग चीज़ हमें देखने को मिलेगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है? अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वन बाय वन, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि ये बात किसकी करेगा? ये ग्रुप की बात करेगा, ठीक है। क्या बोला गया? रिफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वन बाय वन, नॉट एज होल, है ना। तो ये ग्रुप की बात करता है। सबसे पहले माइंड में क्या रखना है कि ये ग्रुप की बात करता है, पर कैसे करता है? वन बाय वन, एक एक करके बात करता है, ठीक है। और अभी एक बार में सुन के ऐसा नहीं हो जाने, अभी तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, अरे अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये माइंड में थॉट नहीं रखना है ना। थोड़ा सा टाइम देना है। थोड़े से टाइम में अभी 5 मिनट समथिंग एक्सप्लेन करूंगी और सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा ना। स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, जब हम चीज़ों के बारे में पहली बार सुनते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये क्या करता है? इट शोज इंडिविजुअलिटी, इट टॉक्स अबाउट वन एट अ टाइम, है ना। ये एक एक करके बात करता है, इवन व्हेन द ग्रुप हैज़ मोर देन वन मेंबर, है ना। तो ग्रुप में एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का केस क्या है कि एक एक करके बात करता है ना। एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है ये। और जब हमें एक एक पे एम्फेसिस डालना हो, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक ग्रुप की बात करूँ मैं, कि भैया यार ये ग्रुप में सारे ही लोग अच्छे हैं, है ना, एक ये बात हो जाती। और दूसरा इसी बात को मैं ऐसे बोलूँ कि यार ग्रुप का एक एक इंसान बहुत अच्छा है ना। एक मैंने बोला कि सारे इंसान बहुत अच्छे हैं इस ग्रुप के, सारे ही लोग इस ग्रुप के बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात मैंने बोली कि इस ग्रुप का एक एक इंसान अच्छा है ना। तो जब हमें एक एक पे एम्फेसिस डालना हो, एक एक पे स्ट्रेस डालना हो, सिंगुलर करके बात करनी हो, एक एक करके बात करनी हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब हमारी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती हैं। कौन कौन सी? ईच, ईदर और नीदर, ये तीनों क्या होती है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती है, ठीक है। तो ये तो एक ठीक है, एक जनरल बात है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको दिया है। इसको ऐसे टेंशन नहीं लेनी नहीं, अभी जब मैं डिस्कस करूंगी तो बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ समझने से पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझने से पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऑल ऑफ द वॉइस और ईच ऑफ द वॉइस, कि जब मैं बोल रही हूँ ऑल ऑफ द वॉइस और जब मैं बोल रही हूँ ईच ऑफ द वॉइस, इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस आता है, इसको हम थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं। अगर ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो भी कीड़ा है, जो थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, जब मैं बोल रही हूँ ऑल ऑफ द बॉयज़, है ना, तो जैसे मैं बोलूँ कि मुझे इस क्लास की बात करनी है, उस क्लास में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे बोलना है कि भैया सारे ही बच्चे बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है या बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो मैं बोल रही हूँ कि ऑल ऑफ द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, है ना, कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं यार, मतलब
क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट है ना। तो जब मुझे इकट्ठी पूरी क्लास की बात करनी हो तब मैं ये वाला फ्रेज यूज़ करूँगी कि ऑल ऑफ द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट है ना। लेकिन जब मुझे बोलना हो कि नहीं भैया, है ना, सिंपल सी बात है कि अभी मुझे इकट्ठे करके बात करनी थी तो मैंने बोल दिया कि ऑल ऑफ द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, है ना। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि नहीं, क्लास का एक एक बच्चा इंटेलिजेंट है, यार क्या बात कर रहे हो आप, क्लास का एक एक बच्चा इंटेलिजेंट है, तो जब मुझे बात तो पूरी क्लास की ही करनी है लेकिन एक एक करके बात करनी है, एक एक पे स्ट्रेस डालना है, सिंगुलर करके बात करनी है मुझे, है ना, एम्फेसिस डालना है मुझे एक एक पे, तब मैं किसका यूज़ करूँगी, ईच ऑफ द वॉइस का, है ना। तो यही केस हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रहता है कि हमें बात तो ग्रुप की करनी रहती है पर एक एक करके बात करनी रहती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको रफ में बता दिया है, इसकी इंडिविजुअली हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द बॉयज़ का, ठीक है, तो ऑल ऑफ द बॉयज़ का केस क्या रहता है, टॉक्स अबाउट द ग्रुप एज अ होल, है ना। तो जब मुझे पूरे ग्रुप की इकट्ठी बात करनी है ना, जब मुझे पूरे ग्रुप की इकट्ठी बात करनी है, किसी एक पे फोकस नहीं डालना है, एक एक करके बात नहीं करनी है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ द बॉयज़। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब हमें पूरे ग्रुप की एज अ होल बात करनी है, समझ में आ रहा है, होल मतलब इकट्ठी बात करनी है। तब हम किसका यूज़ करते हैं, पता नहीं मुझे, मैंने इकट्ठी सही नहीं लिखा है, कैसे ई आता है, हाँ, एक साथ बात करनी है ऐसा बोल सकते हैं, है ना। पूरे ग्रुप की जब एक साथ बात करनी है तब हम इसका यूज़ करते हैं कि ऑल ऑफ द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, अरे सारे लड़के बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारी क्लास के बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि क्लास का एक एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ईच ऑफ द बॉयज़, क्या बोलेंगे, ईच ऑफ द बॉयज़ आर इज़ इंटेलिजेंट, आर भी नहीं आएगा, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट, है ना। तो जब हमें एक एक करके बात करनी रहती है, एक एक पे स्ट्रेस डालना रहता है, एक एक पे फोकस डालना रहता है, एक एक पे एम्फेसिस डालना रहता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अब ये वाला देखो, इस फ्रेज को थोड़ा सा समझते हैं, ऑल ऑफ द बॉयज़। सो ये किसके बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट द ग्रुप एज अ होल, है ना। ये क्या करता है, इकट्ठा करके बात करता है, सबकी एक साथ बात करता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, है ना, कि भैया सारे लड़के प्रेजेंट हैं, है ना। जैसे अटेंडेंस की बात चल रही है कि आज स्कूल में कौन कौन आया है, आज न्यू ईयर है, कौन कौन आया है, तो लोग सोचते हैं कि अरे आज तो छुट्टी लेते हैं, आज हम एंजॉय करेंगे, न्यू ईयर है, ठीक है, आज क्लास नहीं जाएंगे, आज नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन पूछा, प्रिंसिपल ने पूछा कि अच्छा आपके ये बच्चे आए हैं क्या क्लास में, टीचर से पूछा, हाँ ऑल ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं मैम। तो टीचर को लगेगा बढ़िया है यार, क्या बात है। लेकिन अगर एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, है ना, मैं बोलूँ कि ऑलमोस्ट 100 बच्चे हैं, ओके, तो वो टीचर आके बता रही है कि मैम देखो न्यू ईयर है एंड ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, है ना, कि एक एक बच्चा प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है। तो जैसे एक एक करके बात करनी है, इंडिविजुअली बात करनी है, सिंगुलर करके बात करनी है, एक एक पे स्ट्रेस डालना है, एक एक पे एम्फेसिस डालना है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, एम्फेसिस जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहती है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें एक साथ बात करनी है तब ये वाली फ्रेज यूज़ करते हैं, क्या, ऑल ऑफ द का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक साथ बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लिया कि ऑल ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, है ना, तो क्या बोला है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉयज़ टुगेदर एज अ वन ग्रुप, है ना, कि हम पूरे ग्रुप की, है ना, पूरे एक साथ बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का केस रहता है वो एग्जैक्टली कैसे बात करता है ना। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ऑल ऑफ द बॉयज़ में एंड ईच ऑफ द बॉयज़, ये ऑल ऑफ द बॉयज़, है ना, ऑल ऑफ द बॉयज़ में और ईच ऑफ द बॉयज़ में अगर आपको एक बार अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव का केस बहुत अच्छे से समझ आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव में एग्जैक्टली हम क्या बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब सबकी इकट्ठी बात करनी है तो बोल दो ऑल ऑफ द बॉयज़, है ना, क्या बोल दो कि ऑल ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, ऑल ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, है ना। लेकिन इन पे ही अगर मुझे एक एक करके बात करनी है, करनी तो पूरे ग्रुप की बात है, लेकिन एक एक करके बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगी कि ईच ऑफ द गर्ल्स इज़ प्रेजेंट, इस तरीके से बात की जाएगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा बट उसी के बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, और जैसे जैसे अभी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होगा तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ईच ऑफ द बॉयज़ कहाँ यूज़ करते हैं, टॉक्स अबाउट बॉयज़ वन बाय वन, नॉट टुगेदर
एवरी सिंगल बॉय सेपरेटली, ठीक है। तो जब हम ईच का यूज करते हैं, ईच क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच क्या है यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम ईच का जब यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो फ्रेज यहाँ पे देखो क्या निकला कि टॉक्स अबाउट वॉइस वन बाय वन, कि ये क्या करता है, एक एक करके बात करता है। और हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था कि जब मैं ऑल का यूज़ कर रही हूँ तब क्या कर रहा है, ये एज अ होल बात करता है ना, एक एक करके बात नहीं करता। ये क्या करता है कि टॉक्स अबाउट द ग्रुप एज अ होल, है ना, ग्रुप के बारे में तो बात करता है पर कैसे करता है, एज अ होल, है ना। और यहाँ पे हमारे ईच का भी सेम केस है कि ये भी ग्रुप के बारे में बात करता है। क्या बोला है कि ये भी ग्रुप की बात करता है पर कैसे करता है, वन बाय वन, नॉट टुगेदर, है ना। एक साथ बात नहीं करेगा, बात ग्रुप की ही करेगा, लेकिन कैसे करेगा, एक एक करके बात करेगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ यार सारी लड़कियां सुंदर है ना, सारी लड़कियां सुंदर हैं, तो बोलूँगी ऑल ऑफ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कि सारी लड़कियां क्या है, बहुत सुंदर है। लेकिन मैं बोलूँ अरे एक एक लड़की सुंदर है यार, इस क्लास की बात ही अलग है, इस क्लास की एक एक लड़की सुंदर है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, ईच ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, है ना, इस तरीके से। सो ये क्या करता है, ये भी ग्रुप की ही बात करता है लेकिन एक एक करके बात करता है। जैसे एग्जांपल देखो, हमने लास्ट वाला एग्जांपल क्या देखा था, ऑल ऑफ द के केस में हमने एग्जांपल देखा था कि ऑल ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, है ना। लेकिन जब मैं एक एक करके बात कर रही हूँ, ग्रुप की ही कर रही हूँ, तो क्या आया, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ओके, सो इस केस में क्या है, वी आर थिंकिंग ऑफ एवरी बॉय इंडिविजुअली, कि यहाँ पे हम एक एक करके बात करते हैं। तो यही एक डिफरेंस आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के केस में, कि जब हमें एक एक करके बात करनी हो, बात तो ग्रुप की ही करनी हो, है ना, बात तो ग्रुप की ही होगी, है ना, लेकिन क्या होगा, एक एक करके बात करेंगे, हमारा फोकस एक एक पे इंडिविजुअली रहेगा। ओके, तो हमें ग्रुप की जब बात एक एक करके करनी हो, एक एक इंसान पे हमें फोकस रखना हो, इंडिविजुअली एक एक की बात करनी हो, सिंगुलर तरीके से बात करनी हो, एक एक पे स्ट्रेस डालना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का केस, ठीक है। सो इतना बात समझ में आया कि ऑल ऑफ द बॉयज़ और ईच ऑफ द बॉयज़ में क्या डिफरेंस है। ऑल ऑफ द बॉयज़ आप तब बोलोगे जब आपको सबकी एक साथ बात करनी हो, ठीक है, और ईच ऑफ द बॉयज़ आप कब बोलोगे, जब आपको सबकी बात तो करनी हो पर एक एक करके बात करनी हो, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। ओके, अब कोई आपसे पूछे कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो बहुत सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात, क्या बोलोगे कि भैया हमें जब ग्रुप की बात तो करनी हो पर हमें एक एक करके बात करनी हो, हमें एक एक इंसान पे फोकस डालना हो, एक एक पे एम्फेसिस डालना हो, एक एक पे स्ट्रेस डालना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इतना सा ही काम है बस हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, अभी तक हमने बस एक सिंपल सी बात ये देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। अभी भी मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि सिंपल सी बात है कि समझाऊंगी तो आइडिया लगेगा। तो आप बस यही देखो कि एक बार अगर आपको ऑल ऑफ द वॉइस और ईच ऑफ द वॉइस में बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका ये काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बस इतना ही बताया है कि जब आपको ग्रुप की बात करनी हो पर सारे ग्रुप की एक साथ बात करनी हो, तब आप क्या बोलोगे कि जैसे मैं बोलूँगी कि अरे मेरे सारे दोस्त बढ़िया हैं यार, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो मैं क्या बोलूँगी कि ऑल ऑफ द फ्रेंड्स आर गुड, अरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ना। लेकिन मैं बोलूँगी अरे एक एक दोस्त बहुत अच्छा है यार मेरा, एक एक दोस्त बहुत अच्छा है मेरा, है ना। तो मैं क्या बोलूँगी कि ईच ऑफ द फ्रेंड्स इज़ गुड, है ना, कि मतलब एक एक दोस्त अच्छा है मेरा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने देखो 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, है ना। इस एग्जाम्पल को यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ के केस में क्या है कि हम ग्रुप की तो बात कर रहे हैं, है ना, बात तो हम ग्रुप की कर रहे हैं, पर हम कैसे कर रहे हैं, इनके केस में हम बात तो ग्रुप की कर रहे हैं पर हम इकट्ठी कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, है ना। तो हम बात तो ग्रुप की कर रहे हैं पर कैसे कर रहे हैं, एज अ होल,
क्या बोला है कि टॉक्स अबाउट द ग्रुप एज अ होल, है ना, जब हम एक साथ बात करते हैं पूरे ग्रुप की, है ना, तो यहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं लेकिन एक साथ कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं पर एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स लूँ। Then each of the voice. ठीक है। सो ये हम ईच ऑफ की भी बात कर रहे थे और ऑल ऑफ की भी बात कर रहे थे। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया है कि देखो यहाँ पे जो नीचे बात की गई है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बात तो ग्रुप की ही कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, ग्रुप की ही कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं पर हम कैसे कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं। और उस इंडिविजुअली से हमारा ये मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये क्या करता है, इंडिविजुअली बात करता है, बात तो ग्रुप की ही करता है लेकिन कैसे करता है, इंडिविजुअली करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का अगर आपको मतलब समझ में आ गया होगा ना, तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, एक ग्रुप की ही बात करता है लेकिन एक एक करके बात करता है ना। जैसे मैं किसी शॉप में चली गई, है ना, किसी शॉप में चली गई, तो मेरा भाई बोल रहा है अरे सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं यार, इस शॉप के तो सारे कपड़े अच्छे हैं, है ना। और मेरा मम्मी का फ़ोन आ गया, अच्छा ठीक है, तुम्हें पसंद आ रहे हैं कपड़े कि नहीं आ रहे, हाँ मम्मी एक एक कपड़ा बहुत अच्छा है, एक एक कपड़ा बहुत अच्छा है इस शॉप का, समझ में आ रहा है। तो जब आप इंडिविजुअली एक एक करके किसी चीज़ की बात करते हो, इंडिविजुअली बात करते हो, एक एक पे स्ट्रेस डाल के बात करते हो, तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हो उस टाइम पे, है ना। जब आपको एक एक करके बात करनी है, एक एक पे फोकस डालना है, तब आप किसका यूज़ करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे, ठीक है। सो हमने ये यहाँ पे एग्जांपल देखे, इसका बस पर्पस ये था कि आपको समझ में आए कि जब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो, ये जो ईच है ना आपकी, ये क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कि तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हो तो आप बात तो ग्रुप की ही करते हो, लेकिन ग्रुप में से भी एक एक पे फोकस डालते हो, एक एक पे स्ट्रेस डालते हो, इंडिविजुअली बात करते हो, ठीक है, एक एक की बात करते हो। तो बस इतना मेरा पर्पस था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, चलो अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन थोड़ा सा मेन पे जाते हैं, मेन बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस स्ट्रक्चर को ऐसे रटा दिया जाता है। देखो ऐसे रटा दिया जाता है कि जब भी ईच, ईदर और नीदर के साथ में आपको ऑफ लगा मिले, तो उसके साथ में जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, या प्रोनाउन और फिर एडजेक्टिव भी आएंगे वो कैसे, सिंगुलर आएंगे। इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, रटा दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है आपके, ईच, ईदर, नीदर, ये तीनों आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। ये क्या है आपके, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये तीनों, है ना। ईच, ईदर और नीदर, ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हम बात करेंगे कब हम ईच को यूज़ करते हैं, कब हम ईदर को यूज़ करते हैं, कब हम नीदर को यूज़ करते हैं, ये भी बात करेंगे। पहले इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इसके ही बारे में है कि आखिर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसके साथ जब भी आपका नाउन आता है वो प्लूरल ही क्यों आता है, जब आपका वर्ब आता है वो सिंगुलर ही क्यों आता है, और प्रोनाउन और एडजेक्टिव आते हैं वो सिंगुलर ही क्यों आते हैं। अब रटने को ऐसा रटा दिया जाता है कि जब भी आपको ईच, ईदर नाउन दिखे तो उसके साथ आपको नाउन प्लूरल लेना है, और जो वर्ब लेनी है वो सिंगुलर लेनी है, और जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव रहेगा वो भी सिंगुलर लेना है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिया जाता है,
रटा दिया जाता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो कि अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल आ रही है तो वो क्यों आ रही है ना, और जब आपकी वर्ब आ रही है वो वर्ब सिंगुलर क्यों आ रही है, वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो आ रहा है वो सिंगुलर क्यों आ रहा है, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। मेरा ये मेन फोकस यहाँ पे है ना, क्योंकि रटने में तो यार हर एक चीज़ रटी जा सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ते हो ना तो 10-15 मिनट ही ज़्यादा लगते हैं ना, 10-15 मिनट ही ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इतनी बात है कि वो लाइफ टाइम के लिए चीज़ क्लियर हो जाती है ना। तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि रटने की जगह चीज़ों को सही तरीके से समझा जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होने वाली हो, लाइफ टाइम के लिए वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से रटाया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि अच्छा ये नाउन प्लूरल क्यों आता है ईच, ईदर, नीदर के साथ में, और जब वर्ब आता है वो सिंगुलर क्यों आता है, और जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव आता है वो सिंगुलर क्यों आता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस की हेल्प से हम समझेंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये हैव की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव की जगह पे हैज़ आएगा, और यहाँ पे देयर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे ये क्या बात हो गई मैडम ये क्या बात हो गई, क्या आपने डायरेक्ट बोल दिया कि हैव की जगह पे हैज़ आएगा, देयर की जगह पे हिज आएगा, ऐसे कैसे आएगा, है ना। उसी पे बात करने वाले हैं एग्जैक्टली हम, कि आखिर क्यों आएगा, उसी पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्लियर करने के पहले एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, वो यहाँ पे ध्यान लगाओ, है ना। ये सेंटेंस इसको देखो, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो। क्या लिखा हुआ है कि अरिजीत इज़ अ सिंगर, ही लिव्स इन दिल्ली। कि अरिजीत क्या भैया सिंगर है, वो तो फेमस, मतलब लोग पागल हैं अरिजीत के पीछे। ओके, और कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। अब वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो कहाँ पर रहता है, क्योंकि मुझे पसंद है उसके गाने वाने सही लगते हैं, पर अब मुझे इतनी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं कि अब ये पता करके रखूँ कि वो रहता कहाँ पे है। ओके, सो अरिजीत इज़ अ सिंगर, ही लिव्स इन दिल्ली, बट इंडीड मतलब बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स हमारे अरिजीत जी हैं, वो गाते हैं ना। मुझे पर्सनली उनके गाने अच्छे लगते हैं। तो भैया ये सिंगर है हमारे अरिजीत जी, और कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अरिजीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा इनका, नाउन। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम क्या होता है, नाउन। इस क्या हो गया है आपका, इस हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब, है ना। ये बहुत अच्छे से पता है, वी की वर्ब फॉर्म्स जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो क्या कहलाती हैं, वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है ना। और जब वो लिंकिंग वर्ब बनती हैं तो उनका काम क्या रहता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। ओके, और वी की वर्ब फॉर्म्स ही हैं जो लिंकिंग वर्ब बनती है, उसके अलावा नहीं, है ना। बस वी की वर्ब फॉर्म जो रहेंगी वही बस लिंकिंग वर्ब बनने का काम करेंगी, है ना। ये बात मैं आपको पहले दिन से बार बार बोल रही हूँ, और जिनकी ये फर्स्ट क्लास चल रही हो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ना तो नहीं आने वाला कुछ भी समझ, है ना। तो आप लोग बस ये काम खुद पे भी भला कर सकते हैं और मेरा भी भला कर सकते हैं। कैसे कि क्लास को आप पहले दिन से देखें, है ना, पहला जो लेक्चर वहाँ से देखें, तो वहाँ से जब आप यहाँ तक आओगे ना तो चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। पर अभी मैं जब ये ब्रेक डाउन कर रही हूँ ना, ये लिंकिंग वर्ब है, वी की वर्ब फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती हैं, अब आपको पता ही नहीं है लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो एकदम दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, है ना। तो आपको भी कुछ नहीं समझ आएगा, तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहेगी अगर आपकी ये पहली क्लास है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर ढंग से समझना है चीज़ों को तो पहली क्लास से देखिए, पहली क्लास से आप रेगुलरली देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो यहाँ तक जब आप आओगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। ठीक है, तो वी की वर्ब फॉर्म जो रहती हैं वही आपकी लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती हैं वी की वर्ब फॉर्म्स। ओके, तो जो आपकी वी की वर्ब फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये जब मेन वर्ब बनने का काम करती हैं सेंटेंस में तब हम इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट का पूरक रहता है, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पे देखो, ये वर्ब हो गई आपकी लिप्स, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी इसको हटा दो, चलो इसको देखो, ये इन क्या है आपका, इन आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, प्रीपोजिशन का काम होता है हमारे सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना, जो हमने बात कर लिया। अब मैं बात करूं
कि ये जो वर्ब है लिव, लिव जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन होगा, ये जो लिव वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन होगा, ही होगा या अरिजीत होगा। मुझे ये बताओ कि ये जो लिव वर्ब है, ये जो लिव वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया अरिजीत सिंगर है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, वो दिल्ली में रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस लिव वर्ब का सब्जेक्ट आप ही को बोलेंगे या अरिजीत को बोलेंगे। अब सिंपल सी बात, ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर है कि ये जो ही प्रोनाउन है, ही क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है, ये जो ही प्रोनाउन है ये अरिजीत के लिए ही आया है। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है भैया, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये जो आपका ही प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है, अरिजीत के लिए ही आया है। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से ही क्लियर है ना। हम नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो हमने एक बार बता दिया अरिजीत, फिर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि ये जो ही प्रोनाउन है वो तो अरिजीत के लिए आया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि इस लिव जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन होगा, इसका सब्जेक्ट ही होगा या अरिजीत होगा, ही होगा या अरिजीत होगा। तो सिंपल सी बात है कि इस लिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि पहली बात तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है मैडम, है ना, सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि अब इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो ही बनेगा। हाँ, वो बात अलग है कि ही किसके लिए आया, अरिजीत के लिए ही आया है, ही किसके लिए आया, अरिजीत के लिए आया। तो ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट बन गया, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, है ना। फिर से बता रही हूँ क्या बोलना चाह रही थी, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आएगी जो हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे लिया है, ठीक है, कि हमने इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, और इसको भी ब्रेक डाउन किया। तो मेरा ये आपसे पूछना था कि इस लिव वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा। तो इस लिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या अरिजीत होगा या ही होगा। तो सिंपल सी बात है मैम कि ही तो अरिजीत के लिए ही आया है ना, जो ही है ना, जो ही प्रोनाउन है वो तो अरिजीत के लिए ही आया है। लेकिन जब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो सिंपल सी बात है कि इस वर्ब के लिए तो यही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये मेरा पूछना था आपसे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ही यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका सब्जेक्ट, लिव वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब वापस आ जाओ उस पर, इसकी बात कर लेते हैं हम। इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। इसको क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ना कि जब भी ईच इधर नीदर आएंगे उसके साथ वो प्रीपोजिशन आएगा, तो जो नाउन है वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, और प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएंगे वो कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे, है ना। तो इसी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्यों आ रहा है, आखिर ये जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और जो वर्ब आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और अगर जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव आ रहे हैं वो सिंगुलर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। तो उसको ही हम समझना चाहते हैं, इसलिए हम इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे और इससे समझेंगे एग्जैक्टली कि ये जो इक्वेशन बनती है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्यों बनता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को ले लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। थोड़ा और स्पेस चाहिए हमें। चलो, सो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमें थोड़ी सी कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो ऑफ क्या है आपका, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हो गया हमारे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है ये।
ठीक है, फॉर हैव क्या बन गया भैया, वर्ब बन गया है। कौन सी वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये अपनी मेन वर्ब है। ये क्या बन गया हमारा, ये है हमारा और ये है हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्ब को लेना है, वर्ब को क्वेश्चन करना है व्हाट और हुम से, है ना। जब आप वर्ब को क्वेश्चन करोगे व्हाट और हुम से तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सेंटेंस में। जैसे मैं बोलूँगी कि क्या लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, तो सबमिटेड व्हाट, है ना, सबमिटेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमें क्या मिल गया है, असाइनमेंट। तो ये क्या बन गया है, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में निकल आता है, ठीक है। तो अब ऐसी कोई भी वर्ब नहीं होती, ऐसी कोई भी वर्ब नहीं होती जिसका अपना सब्जेक्ट ना हो, है ना। ये कंपलसरी है ना। दो बातें मैंने आपको बोली थी, क्या बोला था मैंने कि जनरली क्या होता है कि जो हमारी वर्ब रहती है, जो आपकी वर्ब रहती है वो क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लेती है ना, है ना। ये दोनों चीजें उसको चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ना भी हो तो चल जाएगा, है ना। वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट ना भी ले तो चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट लेगी ही लेगी, वो बिना सब्जेक्ट के आती ही नहीं है ना। वर्ब बिना सब्जेक्ट के आती ही नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था किसका, प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट नहीं लेता, ठीक है। सो ये क्या है, वर्ब की केस है, ये वर्ब की बात कर रही हूँ। और प्रीपोजिशन का क्या केस है कि प्रीपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट नहीं लेता, पर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वर्ब का सब्जेक्ट हमें इस सेंटेंस में अभी तक नहीं मिला है ना। इस वर्ब का, ये जो अपनी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट नहीं मिला, और ऐसी कोई भी वर्ब नहीं होती जो अपने साथ में सब्जेक्ट ना ले, है ना। अब अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग निकालेंगे कि ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, कि एक एक लड़के ने अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर दिया है ना। तो आपको लगेगा हाँ मैम, लड़के ही तो सब्जेक्ट बनेंगे, लड़कों ने ही तो अपना असाइनमेंट सबमिट किया है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ऑफ प्रीपोजिशन है और वॉइस क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। कोई भी प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के बिना नहीं आता, प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी लेगा। तो ये वॉइस तो यहाँ पे क्या बन गया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये तो फिर सब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, ये तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब हिंदी का मीनिंग भले ही निकल रहा है, हिंदी का मीनिंग भले ही ये निकल रहा है कि लड़कों ने अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर दिया है, तो हिंदी मीनिंग से हमें ये लगेगा कि मैम लड़के ही तो सब्जेक्ट बनेंगे यार, लड़कों ही की तो बात चल रही है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ऑफ आपका प्रीपोजिशन आ रहा है, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है हमारा बॉयज, है ना। अब क्या रह गया है हमारे पास में, ईच रह गया है ना। तो अब ईच यहाँ पे क्या कर रहा है, अब एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है कि लड़कों में से एक एक, लड़कों में से एक लड़के ने अपना क्या कर दिया है, असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। देखो अभी इस वाले सेंटेंस को देखना जरा, ये सेंटेंस मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि लिप्स वर्ब का सब्जेक्ट क्या आ रहा था, लिप्स वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, ही, है ना। ही भले ही अरिजीत के लिए आया है ना, ही जो प्रोनाउन है वो भले ही किसके लिए आया है, अरिजीत के लिए आया है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट तो कौन बनेगा, ही बनेगा, है ना। यहाँ पे मैंने यही बताया था ना आपको कि लिप्स वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये मुझे बताओ। तो हमने बोला कि भैया लिप्स वर्ब का सब्जेक्ट तो हमारा क्या है, ही है ना। अब ही भले ही अरिजीत के लिए ही आया है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट इस सेंटेंस में तो ही बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो ईच है ना, ये ईच क्या है, हमारा प्रोनाउन है, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। ईच क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। तो ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमारे इस वर्ब का सब्जेक्ट, सबमिटेड वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, ईच, है ना। मैम ईच कैसे, अरे लड़कों में से एक एक ने, है ना। तो ये जो ईच वर्ड आ रहा है ये लड़कों के लिए ही तो आ रहा है ना। सिंपल सी बात है। प्रोनाउन किसके लिए आते हैं, प्रोनाउन आते हैं नाउन के लिए, प्रोनाउन किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, है ना। तो ये ईच किस नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बॉयज को ही तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, लड़कों में से एक एक, तो लड़कों के लिए ही तो आ रहा है ये प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन का काम क्या रहता है, प्रोनाउन का काम रहता है नाउन को सब्स्टिट्यूट करना।
तो ये जो प्रोनाउन है वो किस नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसी नाउन को तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वॉइस नाउन को तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनेगा, ईच बनेगा। कौन बनेगा, ईच, है ना। फिर से बताती हूँ, है ना, कि हमने इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर लिया और इस सेंटेंस में हमें एक भी हमारा सब्जेक्ट नहीं मिला था, वो कोई भी वर्ब ऐसी नहीं रहती जो कि अपने साथ में क्या ना ले, सब्जेक्ट ना ले। सिंपल सी बात है, जब भी आपकी वर्ब आती है वो अपने साथ में सब्जेक्ट लेके आएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि ईच प्रोनाउन है, ईच प्रोनाउन हमें दिख रहा है और ईच क्या कर रहा है, ईच इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। पर कैसे कर रहा है मैम, मतलब सब्जेक्ट तो हमारा बॉयज बनना चाहिए था। तो हाँ, आप कहने को तो बात कहें कि हाँ लड़कों ने ही सबमिट किया है, लेकिन आप देखो कि ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है, तो बॉयज तो क्या बन गया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब सबमिटेड वर्ब का हम सब्जेक्ट कहाँ से लेके आए, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा ना, क्योंकि हर एक वर्ब अपने साथ में सब्जेक्ट लेती है। तो ये जो ईच प्रोनाउन है ना, वही यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। कैसे, है ना, क्या करेगा, ये जो ईच प्रोनाउन है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। कैसे, तो अब सिंपल सी बात है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। प्रोनाउन किसकी जगह पे आते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं। नाउन कौन है, यही बॉयज के लिए। तो लड़कों में से एक एक ने क्या कर दिया, अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ईच क्या करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, है ना। और है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब केस क्या है पता है आपको, समझ में क्यों नहीं आया कि ये भैया यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन। और कौन सी प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इसको देख के ही वैसे समझ में आ जाना चाहिए था, ऐसे तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ये तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था। पर हमें क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या होता है कि जो जनरल प्रोनाउंस है ना, उनके बारे में हमने सुन के रखा है। आपके जो ही हो गए, शी हो गए, इट हो गए, दे हो गए, इनके बारे में आपने सुन के रखा है। पर आपने ईच के बारे में, ईदर के बारे में, नीदर के बारे में नहीं सुना जनरली, है ना। इसलिए आपको नहीं पता, इसलिए आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, है ना। तो ये जो ईच है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम क्या रहता है, एक एक करके बात करना, है ना, इंडिविजुअली बात करना, सिंगुलर करके बात करना, है ना। तो एक एक पे फोकस डालना, एक एक पे स्ट्रेस डालना, एक एक पे एम्फेसिस डालना, ये सब काम कौन करता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करता है, ठीक है। सो वही वाला केस है कि हमने ही, शी, इट इनके बारे में सुन के रखा है कि ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं। पर ईच, ईदर, नीदर हमने इनके बारे में नहीं सुना, इसलिए हमें रिकॉग्नाइज करने में इतनी दिक्कत हुई, है ना। मतलब मे बी मैं बोलूँगी कि आपने पढ़ा होगा, कहीं पे सुन लिया होगा, पर सोचा नहीं होगा, है ना। ऐसा सोचा नहीं होगा कि ईच, ईदर, नीदर भी हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, वो एक एक करके बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं, एक एक पे फोकस डाल के बात करते हैं। ये सब किसका काम रहता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम रहता है। देखो यहाँ पे हम चाहते हैं तो सबकी अगर साथ में बात करनी होती है ना, हमें सबकी साथ में बात करनी होती तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम बोल देते ऑल ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, है ना। सबकी अगर इकट्ठी बात करनी होती, पर मुझे क्या बताना है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया है इसका कोई पर्पज़ होगा ना कि ईच, ईदर, नीदर, और फिर ये नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका कोई पर्पज़ होगा ना। इसका पर्पज़ है कि जब भी हमें एक एक करके बात करनी है, जब भी हमें सिंगुलर करके बात करनी है, जब भी हमें इंडिविजुअली बात करनी है, जब हमें प्रत्येक की बात करनी है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ईच हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये एक एक करके बात कर रहा है। ईच क्या कर रहा है, एक एक करके बात कर रहा है कि भैया क्लास एक एक लड़के ने क्या कर दिया, असाइनमेंट सबमिट कर दिया, है ना। अगर मुझे सबकी बात करनी होती कि सारे लड़कों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो मैं लिख देती, क्या लिख देती, क्या लिख देती कि सारे लड़कों ने क्या कर दिया, असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। लेकिन मुझे क्या करना है, एक एक करके बात करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम एक एक करके बात कर सकें, है ना। ये क्लास के एक एक लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, क्लास के हर एक लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, हमें इंडिविजुअली बात करनी है, एक एक पे फोकस डालना है, एक एक पे स्ट्रेस डालना है कि भैया एक एक लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है।
लेकिन अगर मुझे इकट्ठी बात करनी होती तो मैं ऐसे लिख देती, ऑल ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। लेकिन मुझे क्या करना था, एक एक करके बात करनी थी, है ना। तो ये जो ईच, ईदर और नीदर होते हैं ना, इनका काम ये रहता है एक एक करके बात करना, है ना, एक एक पे फोकस डालना, ठीक है। अब जब इनका काम ही रहता है एक एक करके बात करना, तो किसकी बात करेंगे, बात तो एक की करेंगे, है ना। मतलब ग्रुप की बात चलेगी, लेकिन कैसे चलेगी, एक एक करके चलेगी। क्लास के एक एक लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, है ना, क्लास के एक एक लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, क्लास की एक एक लड़की इंटेलिजेंट है, क्लास का एक एक लड़का बहुत हैंडसम है ना। तो बात ग्रुप की ही चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है, एक एक करके चल रही है, ठीक है। तो हमें ये बात क्लियर हो गया कि भैया ये जो स्ट्रक्चर है ना एग्जैक्टली जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक एक पे फोकस डालने के लिए किया जाता है, जब हमें एक एक पे एम्फेसिस डालना हो। तब हम इसका यूज करेंगे, जब हमें एक एक पे एम्फेसिस डालना हो तब हम इसका यूज करेंगे। इंडिविजुअली बात करनी हो, एक एक करके बात करनी हो, सिंगुलर करके बात करनी हो, ठीक है, तब हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, है ना, इस वाले स्ट्रक्चर का, ये जो हम देख रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जब हमें एक एक करके बात करनी हो, प्रत्येक करके बात करनी हो, इंडिविजुअली बात करनी हो, सिंगुलर करके बात करनी हो कि भैया एक एक लड़की बहुत इंटेलिजेंट है यार, एक एक लड़का बहुत हैंडसम है, एक एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एक एक फ्रेंड बहुत लॉयल है ना, तब हम किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब देखो ये सब बताने का रीज़न ये है कि जब ये एक एक करके बात कर रहे हैं, ईच, ईदर, नीदर, ये तीनों क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जब ये एक एक करके बात कर रहे हैं तो बात किसकी करेंगे, एक ही करेंगे, है ना। तो हमें ये समझ आया है कि इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, सिंगुलर वाला नेचर। ये कैसा प्रोनाउन है हमारा, सिंगुलर प्रोनाउन है। कैसा सिंगुलर क्यों हुआ, क्योंकि ये बात क्या करता है, एक एक करके करता है। सिंगुलर कैसे हुआ, क्योंकि ये बात क्या करता है, एक एक करके करता है। तो इसका नेचर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नेचर क्या हो गया, एक एक करके बात करता है, तो क्या नेचर हो गया, सिंगुलर नेचर हो गया, ठीक है। जब ये एक एक करके बात करता है, ठीक है, तो बात तो एक ही करेगा, बात ग्रुप की चल रही लेकिन बात तो एक की ही करेगा ना। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, है ना। तो अब मैं बोलूँ एक एक करके बात चल रही है, तो ये जो एक लड़का है क्या वो पूरी क्लास का असाइनमेंट सबमिट कर देगा, नो। वो कहेगा मैं पागल थोड़ी ना हूँ यार, मैंने थोड़ी ना लिखा के रखा है कि मैं पूरी क्लास का असाइनमेंट सबमिट करूँगा, वो तो अपना ही असाइनमेंट सबमिट करेगा ना। तो जब ये हमारा प्रोनाउन है ना, ये जो प्रोनाउन है इसका नेचर क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये एक एक करके बात करता है, ठीक है। तो अपने साथ वर्ब कैसे लेगा, अपने साथ ये वर्ब कैसे लेगा, अपने साथ वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो क्या बात करता है, वो ये बात करता है कि जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। अब इसका क्या मतलब है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही बात होती है ना। ये जो वर्ब आएगी आपकी, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब इसका क्या मतलब है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसका ये मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, है ना। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट बस यही बात करता है कि जो हमारी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी।
और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर। इसका नेचर क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये एक एक करके बात करता है ना। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, क्योंकि ये एक एक करके बात करता है। इसका नेचर क्या है, सिंगुलर नेचर का है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। और उसका लॉजिक अगर हिंदी वाइज भी देख लें तो क्या है, हर एक क्लास के एक एक लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, तो क्या एक एक लड़का सारी क्लास का असाइनमेंट सबमिट कर देगा, नो, खुद का अकेला करेगा, खुद का अकेला करेगा, है ना। तो वर्ब यहाँ पे क्या आनी चाहिए, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आनी चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव की जगह पे हैज हो जाएगा, हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव की जगह पे हैज हो जाएगा, देयर की जगह पे हिज हो जाएगा। तो आपने बोला क्या मैडम आप बोल दोगी तो मान ले क्या, तो हम उसी को देख रहे थे ना। तो ये बात हमने यहाँ पे क्लियर की। क्या क्लियर किया हमने कि भैया जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। उस टाइम पे हमारा फोकस क्या रहता है, एक एक पे रहता है, प्रत्येक की बात करते हैं, हर एक की बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं। तो जब सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बोलता है कि जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, सो इस केस में क्या देखो यहाँ पे कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर नेचर का है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब हमारी हैव की जगह पे हमने क्या कर दिया, हैज कर दिया। ठीक है, अब ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने बोला कि भैया जब एक इंसान अपना असाइनमेंट, एक एक बच्चे ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। मेरा कहना क्या है कि एक एक बच्चे ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है ना, हम एक एक करके बात कर रहे हैं। अगर हम सबकी एक साथ बात कर रहे होते तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देती, ऑल ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, तो सबका इकट्ठा हो जाता कि सारे लड़कों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि एक एक लड़के ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, मैं एक एक करके बात कर रही हूँ। तो एक एक करके बात चल रही है तो सिंपल सी बात है, वो असाइनमेंट सबमिट करेगा तो खुद का करेगा, पूरी क्लास का तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे देयर लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिज, है ना, हिज लिखेंगे ना, कि उसने खुद का अपना अकेला असाइनमेंट सबमिट किया था। तो यहाँ पे देयर की जगह पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। ओके, और ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल गया कि नाउन कैसी आएगी, नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और प्रोनाउन एडजेक्टिव कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये वाला केस तो मैंने अभी आपको क्लैरिफाई नहीं किया, ये वाला डिस्कस नहीं किया है कि नाउन प्लूरल क्यों आया है ना। हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि ये जो बॉयज आया ये प्लूरल क्यों आया है ना, ये जो बॉयज आया ये प्लूरल क्यों आया, सिंगुलर क्यों नहीं आया, ये अभी हमें देखना है। लेकिन हमने ये देख लिया कि जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव है वो भी कैसा आएगा, वो भी कैसा आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर आपको हो चुकी हैं कि वर्ब सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, है ना। पर ये वाली बात क्लियर नहीं हुई है कि नाउन प्लूरल क्यों आया, तो ये वाली बात और हमें क्लियर करनी है ना। तो एक बार इसको और देख लेते हैं कि ये जो नाउन है ये प्लूरल क्यों आया, उसके बाद मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूंगी ताकि ये चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये देखो ज़रा इसकी बात कर लेते हैं, ऑफ की। हमें ये देखना है कि ये जो नाउन आया है ये प्लूरल क्यों आया है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो ऑफ प्रीपोजिशन आया उसके बाद ये नाउन प्लूरल आया है, तो इसका इससे रिलेशन है, तो इसको ढंग से देखना ज़रा। ठीक है, तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है ना आपका, ये दो काम करता है। जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो क्या काम करता है, दो काम करता है, एक तो पोजेशन बताने का और एक सिलेक्शन करने का, है ना। ये दो काम किसके द्वारा किए जाते हैं, हमारे ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, या तो पोजेशन बनाएगा या तो सिलेक्शन करके दिखाएगा। ठीक है, तो इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हमारा ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो क्या करता है, पोजेशन बताता है ना, पोजेशन बताता है मतलब ऑनरशिप बताता है किसी की किसी पे, है ना। तब इसका क्या मतलब निकलता है, जैसे मैं बोलूँगी द हाउस ऑफ माई अंकल, मतलब किसका घर, मेरे अंकल का, है ना। द बैग ऑफ द बॉय, है ना, लड़के का बैग, है ना। द वाइफ ऑफ राम, है ना, द वाइफ ऑफ राम, द ब्रदर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम। तो ऑफ प्रीपोजिशन क्या काम करता है, पोजेशन बताने का और सिलेक्शन बनाने का, है ना। या तो वो पोजेशन बताएगा या तो सिलेक्शन करेगा। ठीक है, तो जब ये पोजेशन बताने का काम करता है तो इस तरीके से करता है, जैसे मैं बोलूँ कि द वाइफ ऑफ राम, राम की वाइफ, है ना।
द ब्रदर ऑफ राम, राम का ब्रदर, है ना। द फादर ऑफ राम, राम के फादर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या बताता है, पोजेशन बताता है, सिंपल सी बात है ना। राम का भाई, राम की बहन, राम की वाइफ, राम के अंकल, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, पोजेशन बता रहे हैं राम का, कि भैया राम के अंकल हैं, राम के फादर हैं, राम का बैग है, राम की कार है, द कार ऑफ राम। द होम ऑफ राम, होम हाउस, वॉट एवर, हाउस ऑफ राम। तो जब हम ऐसे लिख रहे हैं ना, तो हम पोजेशन बता रहे हैं इन चीज़ों पे हमारे राम का, है ना, कि भैया द कार ऑफ राम, राम की कार है ना। पोजेशन किसका है, राम का, है ना। द हाउस ऑफ राम, किसका घर है भैया, राम का घर है ना, राम का पोजेशन है उस पर, ठीक है। तो ऑफ प्रीपोजिशन हमारे दो काम करते हैं, एक तो पोजेशन बताने का और एक सिलेक्शन बताने का, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोजेशन बताने का काम करता है, मतलब सिंपल का, की का थोड़ा सा वो आता है, मतलब इस तरीके से मतलब निकलता है ना। राम की वाइफ, राम की बहन, राम के पापा, राम की कार, राम का घर, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है जब ये पोजेशन बताने का काम करता है। और पोजेशन से सिंपल सी बात, हम अपनी ऑनरशिप बता रहे हैं उस चीज़ पे, कि हमारा अधिकार है भैया, हमारा पोजेशन है, हमारी ऑनरशिप है, ओके। सो ये काम क्या हो गया, हमारा पोजेशन का हो गया, कि जब भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं पोजेशन बताने के लिए। अब से सेकंड क्या केस रहता है इसका, सिलेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है। जो हमारा ऑफ है ना, वो किसके लिए यूज़ होता है, सिलेक्शन बताने के लिए भी यूज़ होता है। तो हमने पहले तो देख लिया कि पोजेशन बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होता है। अब हमें ये देखना है कि सिलेक्शन बताने के लिए हमारा ऑफ प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ यूज टू शो सिलेक्शन, ठीक है। सो ऑफ इज यूज टू शो सिलेक्शन व्हेन वन और मोर पर्सन्स थिंग्स आर चोजन फ्रॉम अ ग्रुप, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि जब मुझे सिलेक्शन करना है, मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगी कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, ध्यान से सुनना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो कि जब सिलेक्शन की बात आ रही है ना, तो मैं बोल रही हूँ मेरे दोस्तों में से एक, है ना, मेरे स्टूडेंट्स में से एक, है ना, मेरे भाई बहनों में से एक, इस तरीके से। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ कि मैं बोलूँ भैया कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 10-15 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक आध ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो मैंने बोला कि भैया मेरे एक बच्चे ने क्या कर लिया है, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है ना। तो मैं बोलूँगी कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, है ना। सिंपल सी बात है कि भैया 10 में से मुझे एक की बात करनी है, तो मैं बोल रही हूँ कि 10 में से एक ने कर लिया है, तो मैं बोल दूँगी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ओके। और अगर 5 होंगे तो भी मैं ये बोल दूँगी कि हाँ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, भैया उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, इस तरीके से। लेकिन अगर मेरे पास बच्चे ही एक हैं, है ना, क्लास में क्या है, बच्चा ही एक है, तो तब मैं ये बोल पाऊँगी क्या, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता ना। कि अगर आपको क्या करना है भैया, 10 में से एक की बात करनी है ना, है ना, एक की बात करनी है एक ग्रुप में से, तब आप क्या बोलोगे कि वन ऑफ योर स्टूडेंट्स, है ना, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ऐसा मैं बोल लूँ। लेकिन जब मेरे बोलूँ कि क्लास में बच्चा ही एक है, तो तब मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ क्या, नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, छांटना है ना, छांटना है किसी में से, है ना, किसी में से छांटना है। तो वो जो आपको सिलेक्शन करना है, तो वो सिलेक्शन करने के लिए 2-4 लोग तो होने चाहिए ना, उनमें से तो सिलेक्ट करूँगी मैं। अगर मैं बोलूँगी कि भैया मैं एक बच्चे को हेल्प कर सकती हूँ जो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, है ना, तो कोई ग्रुप तो होगा ना जिसमें से मैं एक को सिलेक्ट करके उसको हेल्प कर दूंगी कि हाँ आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लो, है ना, 1-to-1 गाइडेंस दे दूंगी। ऐसा मैं देती नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ, है ना, कि 1-to-1 गाइडेंस, ओके। तो समझ में आ रहा है कि अगर मुझे सिलेक्शन करना है तो मैं बोलूँगी कि हाँ ये 4 में से एक को कर लूँगी मैं, ये 100 में से एक को कर लूँगी मैं, 1000 में से एक को कर लूँगी मैं, है ना, एक को मैं गाइडेंस दे दूँगी, एक को मैं इस तरीके से ट्यूटर कर दूँगी। लेकिन अगर मेरी क्लास में बच्चा ही एक है तो फिर मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी, है ना। सिलेक्शन की प्रोसेस तभी हो सकती है ना जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हों, है ना। कि आपने बोला कि दीदी लिपस्टिक चाहिए, तो दीदी बोलेगी कि हाँ भैया इन लिपस्टिक्स में से ले ले, है ना, इनमें से एक ले ले। तो ऑप्शंस है ना, कि ऑप्शन है उसमें से तो आप सिलेक्ट कर पा रहे हो ना। तो ऑफ क्या कर रहा है, ऑफ 2 चीज़ों को बताता है, एक तो पोजेशन बताने को, दूसरा सिलेक्शन को। तो जब आपको सिलेक्शन करना होगा, है ना, जब आपको छांटना होगा, तो भैया छांटने में के लिए ऑप्शन 4-5 तो होने चाहिए ना।
ऑप्शन तो होने चाहिए, तब तो आप सिलेक्ट करोगे, तब तो आप छांटोगे। अगर कोई एक ही चीज़ है तो उसमें क्या छांटोगे यार, तुम उसमें से क्या सिलेक्ट करोगे, सिंपल सी बात है ना। तो सिलेक्ट करने के लिए जैसे मम्मी ने बोला कि भैया ये रिश्ते आए देख लो, है ना, तो अब रिश्ते आए देख लो, तो आए होंगे ना 5-10 रिश्ते आए होंगे, उसमें से देख लो। अब एक ही रिश्ता आया, उसमें से क्या देख लो, मतलब उसमें से क्या छांट लो, उसमें से क्या सिलेक्ट कर लो, नो ऑप्शन। तो जब भी आप सिलेक्शन करोगे तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, है ना। वही बात यहाँ पे की जा रही, क्या बोला है कि ऑफ प्रीपोजिशन यूज टू शो सिलेक्शन, ऑफ इज यूज टू शो सिलेक्शन व्हेन वन और मोर पर्सन्स थिंग्स आर चूजन फ्रॉम अ ग्रुप, है ना, कि ग्रुप में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ आपको चूज़ करनी है, तब आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हो सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ वन ऑफ द बॉयज, है ना, तो बॉय मतलब ज़्यादा लोग होंगे तभी तो मैं उनमें से एक की बात कर रही हूँ ना, एक से ज़्यादा तो होंगे ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ वन ऑफ द बॉयज़ भैया, है ना, कि इन लड़कों में से एक यार, है ना। टू ऑफ माई स्टूडेंट्स, है ना, इन स्टूडेंट्स में से दो, है ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स में से एक, है ना। तो फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, उनमें से मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक की बात कर रही हूँ, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ कजिन्स, वन ऑफ स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है कि जब आपको सिलेक्शन करना होगा, है ना, और सिलेक्शन करना होगा तो आप एक ग्रुप में से सिलेक्ट करोगे ना। ग्रुप का मतलब 2-4 लोगों में से सिलेक्ट करोगे ना, एक में से क्या सिलेक्ट करोगे, सिंपल सी बात है ना। एक में से क्या सिलेक्ट करोगे, अगर आपके पास स्टूडेंट ही एक है तो उसमें से क्या सिलेक्ट करोगे। तो जब भी ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को बताता है तो सिंपल सी बात है, ये सिलेक्शन को बता रहा है, तो सिलेक्शन जब ये करेगा, छांटने का काम ये करेगा, तो छांटने का काम 2-4 चीज़ों में से ही होगा ना, 2-4 चीज़ें और उससे ज़्यादा में से होगा, एक में से क्या सिलेक्ट करोगे। तो सिंपल सी बात है कि जब ये पोजेशन को बताता है तब ये जो नाउन होगी ये क्या रहती है, हमेशा प्लूरल रहती है। क्या रहती, प्लूरल। कि जब आपको कुछ चूज करना है ना, तो चूज करने की बात की जाएगी कि देखो ये पढ़े, इनमें से पेन चाहिए तुम्हें, ये पढ़े, इनमें से ले लो यार तुम। तो जब ये चूज करने का काम चल रहा है भैया, है ना, चूज करने का काम चल रहा है, तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, तभी तो आप चूज करोगे, तभी तो आप सिलेक्ट करोगे, है ना। तो जब ये ऑफ प्रीपोजिशन आपका सिलेक्शन का काम करता है तो जो भी नाउन आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है, क्योंकि जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो 2 ऑप्शन तो होंगे ना यार, उनमें से आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन का काम करता है ना, तो सिलेक्शन जब ये करेगा तो भैया 2 में से 2 तो होंगे मिनिमम ऑप्शन, 2 में से तो सिलेक्ट करेगा ना। तो यहाँ पे जो ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है ना आपका, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है ये किसके लिए आ रहा है, ये सिलेक्शन के लिए तो आ रहा है, सिलेक्शन ही तो बता रहा है। तो जब ये सिलेक्शन बता रहा है तो अपने साथ में नाउन कैसे लेगा, प्लूरल लेगा ना, तभी तो सिलेक्ट करेगा ना, है ना। अपने साथ में नाउन कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, तभी तो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए ये जो नाउन आई है ना यहाँ पे कैसी आई है, प्लूरल आई है, ठीक है। तो एक बार इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा सा देखो, फिर मैं इसको रिवाइज कराती हूँ, तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या था कि भैया ये जो ईच, ईदर, नीदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहते हैं, उनके साथ जब ऑफ प्रीपोजिशन आता है तो नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है ना। ये ऑफ प्रीपोजिशन भी है साथ में, इसको भूल मत जाना, ऐसा मत सोचना कि ईच, ईदर, नीदर और फिर साथ में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सिंगुलर, ऐसा नहीं है ना। जनरली इस तरीके से रटा दिया जाता है कि ईच, ईदर, नीदर के साथ जब ऑफ प्रीपोजिशन आता है तो उसके साथ में जो आपकी नाउन आती है वो प्लूरल आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, और प्रोनाउन और एडजेक्टिव आते हैं वो कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है कि हमें रटना नहीं है ना, इसलिए हमने उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, लॉजिकली समझा कि एग्जैक्टली पिक्चर है क्या, है ना। तो फिर हम ये समझ में आया कि भैया ये जो ईच, ईदर, नीदर हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये एक एक करके बात करते हैं, और जब ये एक एक करके बात करते हैं, बात तो ग्रुप की ही करते हैं, बात तो ग्रुप की ही करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। जब एक एक करके बात करेंगे तो बात किसकी करेंगे, एक एक की करेंगे, ठीक है। तो एक एक की करेंगे तो फिर हमारा जो वर्ब है वो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, और जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। पर ये प्लूरल क्यों आया, नाउन प्लूरल क्यों आया, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, और ऑफ प्रीपोजिशन 2 कामों को बताता है, या तो पोजेशन को बताएगा या तो सिलेक्शन को बताएगा। जब ये सिलेक्ट करेगा तो ऑप्शंस तो ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा ही होंगे, तो जब ऑप्शंस एक से ज़्यादा रहेंगे तो कैसा आना चाहिए भैया नाउन हमारा, वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है। इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को हमने करेक्ट कर दिया, और क्या हो गया, हैव की जगह पे क्या आ गया हमारा, हैज आ गया, और यहाँ पे देड़ की जगह क्या आ गया, हिज आ गया।
ठीक है। अब कोई आपसे आके कल पूछे कि बताओ ज़रा यार ये ऐसा क्यों होता है कि जब ये ईच इधर नीदर आते हैं तब फिर ये ऑफ प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है, और जो हमारी वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, और जो हमारा प्रोनाउन और एडजेक्टिव आता है वो सिंगुलर आता है। तो आप उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे ना, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाओगे ना कि एक्चुअली ये जो ईच ईदर और नीदर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं, ये एक एक पे फोकस डाल के बात करते हैं, एक एक पे स्ट्रेस डाल के बात करते हैं, एक एक पे एम्फेसिस डाल के बात करते हैं। तो जब ये एक एक करके बात करेंगे तो बात किसकी करेंगे, एक की करेंगे, है ना। तो जब एक की बात होगी तो वर्ब कैसी आनी चाहिए भैया, सिंगुलर आनी चाहिए। तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, है ना। और फिर उसके साथ जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव आता है वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। फिर ये बता देना कि ये जो ऑफ प्रीपोजिशन रहता है ना, वो एक्चुअली इसके दो काम रहते हैं, एक तो पोजेशन बताने का और सिलेक्शन बताने का, ठीक है। तो जब ये पोजेशन बनाएगा तो भैया सिंपल सी बात है, द वाइफ ऑफ राम, किसकी वाइफ है, राम की वाइफ है, तो ये क्या बता दिया, पोजेशन बता दिया, है ना। द कार ऑफ राम, कार किसकी है भैया, राम की, राम का पोजेशन है, ठीक है। लेकिन जब ये सिलेक्शन बताता है ना, सिलेक्शन बताता है, चीज़ों को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तो जब ये सिलेक्ट करेगा तो फिर क्या एक में से सिलेक्ट करेगा कि एक से ज़्यादा में से सिलेक्ट करेगा। अब एक होगा तो एक में से तो सिलेक्ट करने की बात ही नहीं आती ना, ऑप्शन तो बचा ही नहीं ना, सिलेक्ट करने का तो कोई काम रहा ही नहीं, है ना। जब सिलेक्ट करेगा तो ऑप्शंस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, एक से ज़्यादा ही चीज़ें रहेंगी तभी तो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये सिलेक्शन बताने का काम करता है तो क्या होता है भैया, इसके साथ जो भी नाउन और प्रोनाउन आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है, क्योंकि जब ये सिलेक्ट करेगा तो एक से ज़्यादा में से सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन आती है वो क्या आती है, प्लूरल आती है ना। तो ये बात आपको उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देनी, जब भी आपको कोई फ्रेंड जो इस बात को थोड़ा सा रट रहा होगा कि यार ऐसे ही होता है, ये स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे याद कर लेते हैं और काम बन जाएगा, तो आप ये एक्सप्लेनेशन उसको दे सकते हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि हमें इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, कैसे लिख सकती थी, ऐसे भी मैं इस बात को लिख सकती थी, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया हमें इकट्ठे करके बात नहीं करनी थी, हमें सबकी एज अ होल बात नहीं करनी थी, एक साथ सबकी बात नहीं करनी थी कि सारे लड़कों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। हमें बात क्या करनी थी, एक एक की बात करनी थी, एक एक पे एम्फेसिस डालना था, एक एक पे स्ट्रेस डालना था, एक एक करके बात करनी थी, सिंगुलर करके बात करनी थी, इंडिविजुअली बात करनी थी कि भैया एक एक बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, ठीक है। इसलिए हमने इसको यूज़ किया, है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का केस ये रहता है कि जब हमें एक एक पे स्ट्रेस डालना हो, एक एक पे एम्फेसिस डालना हो, ठीक है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो ये बात मैं ऐसे भी कर सकती थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर उसलिए नहीं, जब हमें एक एक करके बात करनी रहती है, एक एक पे स्ट्रेस डालना रहता है, इंडिविजुअली बात करनी रहती है, सिंगुलर करके बात करनी रहती है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को हमें रटना नहीं था, तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्यों आखिर ये जो नाउन है ये प्लूरल क्यों आता है ना। तो हमने वो समझ लिया, ये जो वर्ब है वो सिंगुलर क्यों आता है वो भी हमने समझ लिया, और जो हमारा प्रोनाउन एडजेक्टिव है वो सिंगुलर क्यों आता है वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से आई गेस क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमें थोड़ी सी एक चीज़ और क्लियर करनी है कि आखिर ये ईच किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इधर किसके लिए यूज़ होता है, नीदर किसके लिए यूज़ होता है, ये और क्लियर कर लेते हैं। देखो अब यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेके आपको दो चार बातें तो क्लियर हो गई होंगी कि अच्छा ऐसा कुछ रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक एक करके बात करता है, एक एक पे स्ट्रेस डाल के बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, इंडिविजुअली बात करता है ना। लेकिन मैम अब आप ये और बता दो कि ईच, इधर, नीदर, ये सब किस किस के लिए आते हैं, तो ये थोड़ा और हम समझ लेते हैं, है ना। याद रखना ईच, इधर, नीदर, यही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईच, है ना। तो ये क्या करेगा, जनरली इसका काम थोड़ा सा सिलेक्शन का होता है, पर कितने में से सिलेक्ट करता है, ओनली क्या बोला गया, आउट ऑफ मोर देन 2, है ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा, एग्जैक्टली ये भी नहीं बोला जाता कि दो, मतलब दो से ज़्यादा ही सिलेक्ट कर सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो में से भी अगर सिलेक्ट करने हैं तब भी आप ईच का यूज़ कर सकते हो। दो या दो से ज़्यादा में से कुछ सिलेक्ट करना है तब आप किसका यूज़ करते हो, ईच का यूज़ करते हो, ठीक है। सो सिलेक्शन आउट ऑफ मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। इसको कट कर देती हूँ।
ठीक है। सेंस क्या निकलता है, इंडिविजुअली वन बाय वन करके बात करता है। मैंने बोला ना ईच ऑफ द बॉयज़, तो एक एक है ना, लड़कों में से एक एक है ना, इस तरीके से। ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक एक, हर एक। सो ये क्या करता है, एक एक करके बात करता है। ओके, वर्ब कौन सी आती, सिंगुलर आती, हमने देख लिया अभी है ना। तो क्या बोला था हमने कि ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ सबमिटेड हिज असाइनमेंट। ओके, सो हमने क्या ली, वर्ब यहाँ पे हैज़ ली, सिंगुलर वर्ब ली। तो अपने साथ में क्या लेता है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है, याद रखना है इस चीज़ को। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, भैया एक एक लड़का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर ईच ऑफ द बॉयज वॉज रिवार्डेड, है ना, कि एक एक लड़के को क्या किया गया, रिवार्ड किया गया, है ना, अवार्ड दिया गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो हमें ईच का थोड़ा सा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि भैया जनरली सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कुछ अगर सेलेक्ट करना है तो हम ईच को यूज़ कर सकते हैं। वर्ब कौन सी आती, सिंगुलर आती है। सेंस क्या निकलता है, एक एक करके बात करता है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ईदर की, है ना। तो ईदर यूज़ होता है दो में से एक चूज़ करने के लिए, है ना। जैसे मेरे पास दो लिपस्टिक है ना, मेरी दीदी के पास क्या है, दो लिपस्टिक है। मैंने बोला दीदी कौन सी ले लूँ, है ना, मैंने बोला दीदी कौन सी ले लूँ, तो बोल शी इज़ लाइक यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, इनमें से कोई भी ले लो, है ना। दो हैं, याद रखना। ईदर कब यूज़ होगा, जब दो में से कुछ सिलेक्ट करना हो, है ना। ईच कब था भैया, ईच था जब दो या दो से ज़्यादा कुछ सिलेक्ट करना हो, पर हमें क्लियर नहीं रहता कि कब दो की बात हो रही, कब दो से ज़्यादा की बात हो रही। लेकिन ईदर में स्पेसिफिक रहता है कि किसकी बात होगी, हमेशा दो में से कुछ एक चूज़ कर रहे हो आप, है ना। कि दो लिपस्टिक है मेरी दीदी के पास में और मुझे चाहिए, तो मैंने बोला दीदी कौन सी ले लूँ, तो दीदी इज लाइक अरे दोनों में से कोई भी ले ले, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी ले ले तू, है ना। जैसे मेरी दीदी के पास दो पेन है, वो मुझे चाहिए, तो मैंने कहा दीदी कौन सा पेन ले लूँ, तो यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, है ना, कोई भी ले ले, है ना। मैं बोलूँगी भैया वहाँ पे जाना है मुझे भंवरकुआ, कौन सा रास्ता है, ये दो रास्ते जा रहे हैं, तो वो बोलेगा यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, कोई भी ले लो, पहुँच जाओगे भंवरकुआ, पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दो में से सिलेक्ट करता है। इधर क्या करना है आपको, सिलेक्शन जनरली करना है, पर दो में से एक, हमेशा दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी हो तब आप इधर का यूज़ करते हो, दो से ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो सिलेक्शन आउट ऑफ टू ओनली, क्या लिखा है, टू ओनली, दो में से कोई एक, है ना। सेंस क्या निकलेगा, वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक। जैसे वही लिपस्टिक वाली बात होगी, दीदी कौन सी लिपस्टिक ले लूँ, तो यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, कोई भी एक इनमें से ले ले, पर मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, दो ही है, याद रखना है, ठीक है। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि एक एक करके बात करते हैं। इधर आंसर इज करेक्ट भैया, ठीक है। और मतलब दो आंसर थे और उनमें से भी मतलब कि दोनों ही, मतलब इधर आंसर इज करेक्ट आ गया, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला कि मैं इन दोनों में से कौन सा आंसर लगाऊं, है ना, इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। अगर मैं पूछ रही हूँ कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, तो इधर आंसर इज करेक्ट, कि भैया दोनों ही सही है, उनमें से कोई भी एक आप लगा दो, ठीक है। इधर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, है ना, कि मैं बोलूँगी यार वो स्टेशन जाना है मुझे, ये दो रास्ते हैं, किससे जाऊँ मैं, ये दो रास्ते हैं, मुझे स्टेशन जाना है, मैं किस रास्ते से जाऊँ, तो इधर इधर यू कैन टेक इधर, कोई भी ले लो भैया, कहाँ पहुँच जाओगे, स्टेशन पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये जो हमारा इधर है, ये हमें सिलेक्शन के बारे में बताएगा, पर दो में से एक, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, किस में से, दो में से एक। मैंने बोला दीदी कौन सी लिपस्टिक ले लूँ, दोनों में से, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी ले ले, है ना, सिंपल सी बात है। ये दोनों आंसर है, कौन सा सही, कौन सा लिख दूँ, इधर ऑफ, है ना, यू कैन मार्क ईदर ऑफ इट, है ना, कि कोई भी एक लगा दे, क्यों, क्योंकि भैया दोनों ही सही है ना। तो जब दोनों में से आपको सिलेक्शन करना हो तब आप किसका यूज़ करते हो, इधर का यूज़ करते हो। अब बात आ गई नीदर की, तो सिंपल सी बात है कि दो ऑप्शन है और दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे मैंने दीदी दो लिपस्टिक कौन सी ले लूँ, नीदर, कोई भी नहीं लेगी, हाथ मत लगा लेना, ठीक है। दीदी अपनी थोड़ी सी ठाट बना के चलती ना, कोई भी मत, दीदी दो ड्रेस है आपकी, मैं कौन सी पहन के चल रहा हूँ, नीदर, हाथ मत लगा लेना, छू मत लेना तू इसमें से, है ना। तो जब आपके पास दोनों दो ऑप्शंस हो पर दो में से आप एक भी नहीं ले सकते, तब आप किसका यूज़ करोगे, नीदर का, है ना। तो नीदर सिलेक्शन आउट ऑफ टू ओनली, है ना, दो में से आप चूज़ करोगे, पर सेंस क्या, नॉट वन एंड नॉट द अदर, है ना, दोनों में से कोई भी नहीं मिलने वाला। भाई दीदी यहाँ पे दो सैंडल्स रखी, कौन सी पहन लूँ, नीदर बेटा, टच मत कर लेना, नीदर ऑफ देम, कोई भी पकड़ मत लेना, तू कुछ भी मत पहन लेना उसमें से, ठीक है। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, नीदर ऑप्शन इज सुटेबल, नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट, है ना, कि भैया अब वार्डन, सिंपल सी बात है, लड़कियां आ गई हैं ना, लड़कियां आ गई हैं, है ना, वार्डन को ऑनर को क्या देना है, आंसर करना है, रिस्पॉन्स देना है, पूछ रहे हैं वो कि लड़कियां टाइमली आ गई थी कि नहीं आ गई थी, कोई लेट थी क्या, तो उन्होंने बोला कि भैया नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट, मतलब दो ही लड़कियां हैं, याद रखना, दोनों में से अगर पूछा गया है, क्योंकि नीदर दो लोगों के लिए यूज़ होगा, दो ऑप्शन है और दोनों में से हम कुछ भी चूज़ नहीं कर रहे हैं ना। आपके पास दो रिश्ते आए, है ना, दो रिश्ते आए भैया, और दोनों रिश्तों में से पूछा गया भैया कौन सी पसंद है, कोई भी नहीं पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, नीदर ऑफ देम, उनमें से तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया यार, ठीक है। ओके, सो याद रखना है कि नीदर का यूज़
जब आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जैसे मेरी दीदी से मैंने बोला कि दीदी ये दो ड्रेस है कौन सी ले लूँ, दीदी ने दोनों के लिए मना कर दिया। मैंने बोला दीदी दो सैंडल्स है कौन सी पहन लूँ, दोनों के लिए दीदी ने मना कर दिया, है ना। दीदी ये 2 पर्सन दोनों में से कौन सा ले जाऊँ, तो दोनों के लिए मना कर दिया, है ना। घर पे 2 बाइक रखी, आपने पापा से पूछा कौन सी ले जाऊँ, पापा मुझे जाना है बाहर, हाथ मत लगा लेना, है ना। दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। तो जब दोनों में से दोनों ऑप्शंस आप चूज नहीं कर सकते तो आप नीदर का यूज करते हो, ठीक है। तो देखो ईच, ईदर, नीदर, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसके लिए थोड़ी और चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा और जानेंगे कि एनी का यूज़ कहाँ होता है हमारी, है ना। उसके अलावा ऑल का कहाँ होता है, नन का कहाँ होता है, ये थोड़ी सी कहानी और क्लियर हो जाएगी, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एनी का कहाँ यूज़ करेंगे, तो एनी का आउट ऑफ मोर देन 2। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि 2 में से कुछ चूज़ करना है, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि 2 में से चूज़ करना है, कभी लाखों में से चूज़ करना पड़े, है ना, लाखों में से एक, है ना। लाखों रिश्ते आए हैं ना, लाखों में से एक लड़की चूज़ करने का मौका मिले कि अरे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, ओके। सो इस तरीके से, या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाए, उसमें से आपको कुछ चूज़ करने का मौका मिले, ठीक है। तो जब 2 से ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे उसमें से अगर आपको चूज़ करना होगा तब आप क्या यूज़ कर सकते हो, एनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेंस नो स्पेसिफिक चॉइस, है ना। सो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं, है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं। सो जैसे मैं बोलूँगी कि मैंने अपनी दीदी से बोल दिया कि दीदी वो 10 लिपस्टिक्स ये पड़ी हैं, इनमें से मतलब ऑप्शन सब ज़्यादा है ना। एनी किसके लिए यूज़ होगा, जब 2 से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। तो दीदी ये 10 लिपस्टिक्स पड़ी हैं कौन सी ले लूँ, यू कैन टेक एनी ऑफ दैम, है ना, इस तरीके से। तो कि कोई भी ले ले, है ना, कोई भी ले ले, ये जो है इनमें से कोई भी ले ले तू, ठीक है, यू कैन टेक एनी ऑफ। तो इसमें क्या है, इसके केस में क्या है, इसमें मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस है वो 10 है ना। तो जब हम 2 से ज़्यादा की बात करेंगे और उसमें से कुछ चूज़ करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। अगर 2 होते, 2 में से कुछ चूज़ करना होता तो हम इधर का यूज़ करते, है ना, है ना। 2 में से कुछ चूज़ करना होता तो हम इधर की बात करते, पर 2 से ज़्यादा ऑप्शन है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर बात आ जाती है ऑल की। तो सिंपल सी बात है, ऑल क्या करता है भैया, सभी की इकट्ठी बात करता है, सिंपल सी बात है ना। ऑल का क्या यूज़ है कि सबकी इकट्ठी बात करेगा, ठीक है, सिलेक्शन करेगा आउट ऑफ द एंटायर ग्रुप, है ना, एज अ होल ही बात करेगा, ओके। सो सेंस क्या, कलेक्टिव होता है। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, सबकी इकट्ठी बात करेगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। ऑल ऑफ द वाटर हैज़ बीन यूज, भैया सारा का सारा पानी यूज़ हो गया है, खत्म हो गया, पानी बचा ही नहीं है ना। हॉस्टल्स में दिक्कत आती, पूरा पानी यूज़ कर गए लड़के, लड़कियां सारा पानी उड़ा गई, है ना, इस तरीके से बोला जाता है। जनरली ओनर्स को पानी के केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। सो ऑल क्या बात करता है, इकट्ठी बात करता है। वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, है ना। तो आप याद रखना ये तीनों चीज़ें इसलिए मेंशन की गई कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो कि सेंस क्या होता है, सिंगुलर का सेंस देता है या प्लूरल का सेंस देता है, कैसी बात करता है। तो जिस तरीके से वो सेंस देगा उस प्रकार से उसके साथ में वर्ब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने वर्ब भी सबके साथ में यहाँ पे मेंशन करके रखी है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नन की बात आ गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर 2 ऑप्शन है और दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो किसका यूज़ करेंगे, नीदर का, है ना। कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, अगर 2 ऑप्शन है दोनों में से कुछ भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते तो क्या यूज़ करेंगे, नीदर। मैंने पापा से बोला पापा ये दोनों बाइक में से कौन सी ले, अरे नीदर भैया, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं ले सकते तुम तो क्या हो गया, नीदर। पर बाइक कितनी घर में, 10, है ना, बाइक कितनी, 10, है ना। तो क्या हम तब नीदर बोलेंगे, नहीं, तब हम बोलेंगे नन, है ना। तो नन का यूज़ क्या होता है, आउट ऑफ मोर देन 2। ये आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है ये चीज़। अभी इसको फिर से रिवाइज कराऊंगी, अभी थोड़ा सा ध्यान से इसको समझो, ठीक है। तो सिलेक्शन क्या, आउट ऑफ मोर देन 2, 2 से ज़्यादा कोई क्वांटिटी उसमें से अगर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेंस क्या, नॉट इवन 1, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिंपल सी बात है, ठीक है। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वो सिंगुलर भी प्रेफर्ड की जाती है, प्लूरल भी प्रेफर्ड की जाती है ना, उसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि पापा ये 10 कार रखी हैं, है ना, 10 कार रखी हैं, मैं ले जाऊँ क्या एक भी, तो बोलेंगे नन ऑफ देम, है ना, एक भी नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं, है ना, एक भी नहीं, सिंपल सी। जैसे आपके पास मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 2 नहीं दिए जाते, कितने दिए जाते हैं, 3। नीचे क्या लिख दिया जाता है,
नन ऑफ देम। क्या लिख दिया जाता है? नन ऑफ देम। तो नन इसीलिए यूज़ किया जा रहा है कि भैया इन तीनों में से एक भी नहीं है ना। तो जब दो से ज़्यादा कोई चीज़ें हैं और उनमें से एक भी आपको सेलेक्ट नहीं करनी, तो किसका यूज़ किया जाता है? नन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये फाइनली इन सब चीज़ों को देख लिया। थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं पर पता है इनको बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाता, और बच्चा हमेशा एकदम सर पकड़ के बैठा रहता है कि अरे मैं तो गधा हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, है ना। और फिर इस वाले रीज़न में और बच्चा पैदा हो जाए तो बिल्कुल उसकी जो सेल्फ स्टीम रहती है वो बहुत ज़्यादा लो रहती है ना। उसको इंग्लिश को लेके लगता है कि भैया इंग्लिश तो समझ में आने ही नहीं वाली, जबकि कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं ना, लैंग्वेज है ना। मतलब हमेशा ये घुसाया जाता है माइंड में कि 2-4 साल में इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है ना, लेकिन कोई ढंग से पढ़ाए और आप ढंग से सीखो ना तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ना। कुछ बच्चे रहते हैं नहीं 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 वो तो बताया गया था, 2-4 महीने 2-4 साल ही लगते हैं अच्छे से सीखने के लिए, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा माइंड में हमेशा बैठे ही रहती है चीज़ें कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो मुझे आएगा ही नहीं, मैं तो एकदम गधा हूँ, मैं तो एकदम गधी हूँ। तो इस तरीके से अगर हम माइंड में चीज़ें रखेंगे तो कोई नई इन्फॉर्मेशन एंटर कैसे करेगी यार, है ना। ये परसेप्शन को तो पहले साइड में रखो, जो भी समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो, एंड आई एम श्योर, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ईच किसके लिए यूज़ होगा, है ना। तो हम यहाँ को अब इसको हम डिटेल में नहीं, ऐसे डिटेल वाइज नहीं देख रहे, अभी ऐसे देख लेते हैं, है ना। दो या दो से ज़्यादा में आपको कुछ सिलेक्ट करना हो तो किसका यूज़ करोगे? ईच का। इधर का 1 आउट ऑफ 2, है ना, दो में से कोई एक। जीरो आउट ऑफ 2, दो में से एक भी नहीं, है ना। नन का 0 आउट ऑफ मोर देन 2। एनी का ऑल तो आपका होल बात करता है, सिंपल सी बात है, कलेक्टिव बात करता है सब लोगों की। ठीक है, कुछ छूटा? नन भी हो गया, एनी भी हो गया, ऑल भी हो गया, नीदर ईदर ईच भी हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी है, ये माइंड में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? आई हैव 5 कार्स बट नीदर ऑफ देम वॉज क्लीन टुडे, है ना। अब इसमें एरर अगर देखा जाए कि एरर क्या है इस सेंटेंस में, है ना, तो बहुत अच्छी सी बात है। यहाँ पे देखो स्पेशली मेंशन किया गया है, एग्जैक्ट यहाँ पे बताया गया है कि कितनी कार्स हैं भैया, 5 कार्स हैं। कितनी कार्स हैं? 5, है ना, ऐसे ही समझ के रखा है, कितनी कार्स हैं? 5, है ना। सो आई हैव 5 कार्स बट नीदर ऑफ देम वॉज क्लीन टुडे, है ना। कहने को कार्स कितनी 5 है ना, लेकिन 100 रुपये खर्च नहीं हो रहा है उसको क्लीन कराने के लिए, है ना। सो कहने को कार्स कितनी है? 5, है ना, लेकिन 100 रुपये खर्च नहीं हो रहे हैं क्लीन कराने के लिए। सो आई हैव 5 कार्स बट नीदर ऑफ देम वॉज क्लीन टुडे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि कार्स कितनी है? 5, है ना। कार्स कितनी है? 5, एंड उनमें से एक भी क्लीन नहीं है, तो यहाँ पे नीदर नहीं आएगा ना, नीदर नहीं आएगा, है ना। नीदर कितने में से सिलेक्ट करता है? 2 की बात करता है। नीदर किसकी बात करता है? 2 में से एक भी नहीं, है ना, 2 में से एक भी नहीं। तब हम किसका यूज़ करते हैं? नीदर का यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे तो ऑप्शंस कितने? 5। कितने ऑप्शन है? 5। तो नीदर से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? नन आएगा। क्या आएगा? नन, है ना। अब ये आंसर बताना तो बहुत ज़्यादा इजी है, मैं बता रही हूँ, आंसर बताना तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन हम सेंटेंस को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है जब हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ठीक है, तो हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये बात माइंड में आ जाएगी बच्चों के कि मैम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करा रही हूँ, ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस रहती है। तो देखो ज़रा, एग्जाम में जाके आपको सेंटेंस को ब्रेक डाउन नहीं करना है, वहाँ पर तो आपको नीदर की जगह नन ही बस करके आना है, इतना ही आपका काम है ना। और हम इतने सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन कर लेंगे ये क्लासेस के टाइम पे कि आपको बस देख के ऐसे पता चलेगा, अच्छा नीदर की जगह पे ना ना, बात खत्म होगी। आपको बस इतना ही पता होना था कि 2 से ज़्यादा की बात अगर हमें करनी है ना, 2 से ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास और उनमें से एक भी हमें नहीं चूज़ कर पा रहे, उनमें से हमें एक भी नहीं मिलेगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे? नन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर 2 की बात करनी है और दोनों में से कोई भी हमें नहीं मिल रहा है, जैसे 2 कार की बात हो रही है कि पापा 2 कार है, कौन सी ले जाऊं, और एक भी नहीं मिल रही, तो क्या? नीदर आएगा ना। लेकिन अगर 5 कार उनमें से एक भी नहीं आ रही तो नीदर नहीं आएगा,
नन आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, पर ब्रेक डाउन करने का रीजन रहता है चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती है ना। एग्जाम में नहीं करना है ना, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तो आप नीदर की जगह बस नन ही लगा के आओगे। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। चलो उसको ब्रेक डाउन करते हैं हम। हैव क्या बन गया हमारा, मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है। ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, याद रखना। बी की वर्ब फॉर्म से लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती है। ठीक है, आई क्या है अपना, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है हमारा एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव हो गया है ये हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया है। क्वांटिटेटिव का भी पढ़ाया है मैंने, जिसको ये लग रहा होगा कितना सारा ज्ञान दे रही मैडम, तो ये सब पढ़ा दिया है मैंने, है ना। तो पहले से अगर पढ़ के आओगे तो समझ में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव का न्यूमरल, न्यूमरल का सब टाइप, कार्डिनल, ये वाला एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, तो जिनको ये कहानी नहीं समझ में आ रही पहली क्लास से, है ना, अगर सही से सीखना चाहते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आपको लग रहा है कि मैडम को सारे लेक्चर दिखाने, मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ी है ना, लेकिन जिसने पहली क्लास से लेक्चर देखे हैं उसको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस कराई गई है ना। ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ क्या बन गया है आपका, ऑफ बन गया है प्रीपोजिशन। ये दैम क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। ये वॉज क्या बन गई, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। जब भी वी की वर्ब फॉर्म्स मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तो क्या करती हैं, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। और काम क्या रहता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। ठीक है, तो क्लीन क्या है, क्लीन है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव। टुडे क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। वो एडवर्ब जो वर्ब के टाइम के बारे में बताएं, है ना। वो एडवर्ब जो वर्ब के टाइम के बारे में बताएं कि वर्ब आखिर भैया ये जो एक्शन है वो कब हुई है, सिंपल सी बात है। जो एक्शन के टाइम के बारे में बताएं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। जो एक्शन की प्लेस के बारे में बताएं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो ये बात याद रखनी है ना, कि जो एक्शन के टाइम के बारे में बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम रहेंगे, जो एक्शन के प्लेस के बारे में बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेंगे, है ना। ये हम एडवर्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये नीदर क्या है आपका, तो नीदर यहाँ पे भैया देखो ज़रा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया तो भैया इसका कोई सब्जेक्ट भी होगा, तो ये नीदर क्या है आपका, सब्जेक्ट है ना। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके, तो हमें पता है 5 कार्स की बात हो रही है, नीदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन आएगा। तो नन भी आपका यहाँ पे प्रोनाउन बनने का काम करेगा। ठीक है, और नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो नहीं रहेगा आपका, प्रोनाउन ही बस रहेगा, और फिर आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना चाहिए। वहाँ पे तो आंसर आपको बस एक ही लगा के आना है। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या लिखा है, बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को देखें ना तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नज़र नहीं आएगी। जनरली अगर थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा ना तो कोई भी गड़बड़ी नज़र नहीं आएगी। लेकिन ऐसा है कि कुछ वर्ड्स जो रहते हैं, कुछ शब्द जो रहते हैं ना, वो पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होते हैं, कुछ वर्ड्स नेगेटिव सेंस के लिए ही यूज़ होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात कर लूँ येट, तो ये जो हमारा एडवर्ब है, एक्चुअली जो येट है ना, ये किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है। ये क्या है हमारा, एडवर्ब, है ना। ये क्या होता है, येट, ये जनरली नेगेटिव सेंस में यूज होता है। किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में।
मैं अभी उससे नहीं मिला हूँ, है ना। जैसे आपके दोस्त से पूछा कि मिला है तू अपने दोस्त से, आपके फादर ने पूछा मिला है तू अपने दोस्त से, नो आई हैवंट मेट हिम येट, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। ठीक है, तो येट हमारा एडवर्ब है, ये जनरली नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि भैया मैं उससे अभी भी नहीं मिला, वो अभी तक नहीं आया, है ना, इस तरीके से, अभी तक कॉल नहीं किया, है ना। सो येट हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। ये वर्ड का नेचर रहता है, जनरली कुछ वर्ड का नेचर होता है कि वो नेगेटिवली या पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं बोलूँगी कि आई होप यू विल नॉट क्लियर दिस एग्ज़ाम, इस तरीके से तो हम नहीं बोलते ना यार कि भैया तुम एग्ज़ाम क्लियर ना करो, मेरी आशा है। सिंपल सी बात है। तो होप वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होता है ना। ऐसे ये जो येट वर्ड है ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये क्यों बताया जा रहा है? तो ये वर्ड्स का कुछ नेचर होता है। ऐसे ही जो हमारा बोथ है ना, इसका भी नेचर है कि ये जनरली पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होता है ना। ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होता है, मतलब जब भी आएगा तो कुछ पॉजिटिव इसका सेंस रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो भैया दोनों ही क्या बोला जा रहा है? बोथ क्या होता है? बोथ का मतलब होता है दोनों, कि दोनों ही काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो बोथ का एक नेचर है कि वो नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब बोथ आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं होता, आप चाहो तो इसको चेक कर लेना, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप थोड़ा गूगल वगैरह पे सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा कि भैया बोथ कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब बोथ की जगह पे हम क्या लगाएं, है ना, बोथ की जगह पे क्या लगाएं? दो चीज़ें, दोनों बोला गया है कि बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि दोनों ही चीज़ें क्या है भैया, प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, है ना। तो दो की जगह पे अब मैं बोथ तो लगा नहीं सकती, क्योंकि बोथ तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। अब इसकी जगह में क्या लगा दूं? क्या मैं ईच लगा दूं? तो नहीं, ईच भी नहीं आ सकता, क्योंकि दो लोगों की बात चल रही। ईच तो दो या दो से ज़्यादा की बात करता है, पता कैसे चलेगा दो की बात कर रहे हैं? अगर मैं ईच लगा दूंगी तो दो या दो से ज़्यादा के लिए आता है, तो मुझे तो क्लियर ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली दो की बात हो रही है या दो से ज़्यादा की बात हो रही है ना। तो ईच भी यहाँ पे नहीं आ सकता, बोथ तो आएगा नहीं, ईच भी नहीं आएगा। ठीक है, इधर लगा दूं क्या? इधर लगा दूं क्या? तो इधर तो भैया दो में से एक की बात करता है, यहाँ पे तो हमें दोनों की बात करनी है, तो हम इधर भी नहीं लगा सकते, है ना। और अगर तुम इधर लगा भी दो, इधर और नॉट हो गया, तो फिर इधर और नॉट क्या होता है? इधर भी तो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, इधर हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ये भी याद रखना है कि इधर भी हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही यूज होगा। ठीक है, फिर क्या मैं नन लगा दूं? तो नन दो में से, भैया दो से ज्यादा ऑप्शन होंगे तब आप नन का यूज करते हो, तो भैया यहाँ पे नन भी नहीं आ सकता। एनी लगा दूं क्या? तो एनी 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 जब छांटने की बात करता है तो दो से ज्यादा में से कुछ अगर चूज करना है तब आप एनी का यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे तो बस दो की बात चल रही। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या लगाऊं? यहाँ पे क्या लगाऊं मैं? तो मुझे दो की बात करनी है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? नीदर लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? नीदर। तो क्या हो जाएगा? नीदर ऑफ देम आर नीदर ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो क्या ये सही जम रहा है क्या? नीदर क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ध्यान से सुनना मेरी बात, नीदर क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? एक एक करके बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं। तो क्या यहाँ पे प्लूरल आपकी वर्ब आएगी, है ना। नीदर के साथ क्या आता है आपके? सिंगुलर वर्ब आती है, एक एक करके बात कर रहा है ये, है ना। मैंने अभी आपको नीदर डिस्कस कराया था, तब मैंने वहाँ पे वर्ब मेंशन किया था ना। नहीं, ये नीदर के साथ क्या आती? वर्ब क्या आती? सिंगुलर आती है। और सिंपल सी बात है, इसके पहले हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का केस डिटेल में देखा, तब मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या रहते हैं, वो एक एक करके बात करते हैं, है ना, सिंगुलर करके बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं। तो जब वो एक एक करके बात करते हैं तो बात किसकी करेंगे? एक ही करेंगे, है ना, एक ही करेंगे। तो ये जो नीदर है, ये जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे बना बैठा है भैया, तो ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही बोलता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, क्योंकि ये एक एक करके बात करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नेचर क्या होता है कि वो सिंगुलर रहते हैं, मतलब सिंगुलर नेचर के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या रहते हैं भैया? सिंगुलर नेचर के होते हैं। ठीक है, सिंगुलर नेचर के होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ओके,
सो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो ये आर यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो पेन चेंज करती हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज आ जाएगा। यहाँ पे बोथ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, नीदर आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। नॉट क्या है आपका, नॉट है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका भैया, ये हो गया आपका वर्ब, और ये क्या हो गया प्रॉपर्ली, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हो रहा है उसके बारे में कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्शन कैसे हो रहा है ना, एक्शन कैसे हो रहा है उसको कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे नीदर आ गया है, जब नीदर आ गया तो फिर से नॉट लिखने की जरूरत है क्या, नीदर तो ऑलरेडी भैया ये बोल रहा है ना कि दोनों में से एक भी नहीं, तो फिर से नॉट लगाने की क्या जरूरत है, तो ये नॉट भी हट जाएगा। अब सेंटेंस क्या बनेगा, तो सेंटेंस हमारा फाइनली बन जाएगा कि नीदर ऑफ देम आर वर्किंग, नहीं इज वर्किंग प्रॉपरली। सेंटेंस क्या बन जाएगा, पहले सेंटेंस क्या था वो भी लिख देती हूँ, फिर करेक्ट करके लिखूंगी। है ना, अब इसको हमने करेक्ट करके क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस क्या है, बोथ हटा है हमारा, आर हटा है, नॉट हटा है, और क्या हो गया है फिर, अब ये वाली बात हो जाएगी कि एक सेंटेंस में तीन तीन चेंजेस मैम, नहीं अभी हम ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ऐसा एग्जाम में तीन तीन चेंजेस नहीं आएंगे, एक ही आएगा, कुछ एक ही पूछेंगे वो, है ना, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए, है ना, हम क्यों कर रहे हैं कि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का केस बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्या एरर्स आते हैं वो देख लिया है। ठीक है, और आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। इनकेस इसका लगे कि मैम ये हमें जो भी पढ़ाया गया, ये बोर्ड पे जो भी लिखा है, ये जो पीटी है जो भी आपने डिस्कस करा है, वो कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ इसका, तो हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। सर ने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करके रखा है जिसमें बताया है कि एसएसबी की प्रिपरेशन कराई जाती है। ओके, तो वही उसी ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेक्चर जैसे ही शेयर होता है तो पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। अभी हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।